डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी, जो कि है ऑल्ट्रुइज्म स्केल। ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं परोपकारिता को, परोपकार करने को कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म। तो इस पहले प्रैक्टिकल के माध्यम से बेटा हम इस बात का मापन करते हैं कि हमारा प्रयोज्य कितना परोपकार करने की भावना रखता है या कितनी उसमें परोपकारिता का स्तर है। बेटा ये प्रैक्टिकल की लिखित सामग्री मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुकी हूँ। सभी लोग एक प्रैक्टिकल फाइल खरीदे, नई प्रैक्टिकल फाइल लगाएंगे आप सेमेस्टर 3 के लिए और उसमें वो प्रैक्टिकल लिख लीजिए। ये प्रैक्टिकल आप अपने प्रयोज्य पे कर तभी पाएंगे जब कॉलेज खुलेगा। तब मैं आपको क्वेश्चनेयर दूंगी, प्रश्नावली दूंगी, उसके द्वारा हम प्रयोज्य की परोपकारिता स्तर का मापन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले प्रैक्टिकल में है क्या। आइए शुरू करते हैं। बेटा हर प्रैक्टिकल में कुछ हेडिंग्स हम लिखते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन की थी। अब मैं आपको एक बार दोबारा इसका ओवरव्यू देने लगी। तो किसी भी प्रैक्टिकल में राजे सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल, यानी उसका शीर्षक, जो कि आपके इस प्रैक्टिकल में होगा परोपकारिता स्तर का मापन। फिर हम टाइटल लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम परिचय देते हैं उस टॉपिक का जो कि हमारा पहले प्रैक्टिकल के बारे में है। फिर हम लिखते हैं प्रॉब्लम, यानी समस्या क्या है। चौथा, मटेरियल टू बी यूज्ड, सामग्री क्या क्या यूज की जाएगी उस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए। पांचवा, सब्जेक्ट पर्टिकुलर्स, सब्जेक्ट पर्टिकुलर्स होते हैं प्रयोज्य का परिचय, प्रयोज्य का नाम, प्रयोज्य की उम्र, लिंग, एड्रेस, क्लास इत्यादि। फिर हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देश, प्रयोज्य को क्या निर्देश दिए जाएंगे ताकि वो अपनी प्रश्नावली सही रूप से कर सके या एक्सपेरिमेंट में सही रूप से अपना योगदान दे सके। अगला आ जाता है बेटा प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है कार्य प्रणाली, कि हम क्या कार्य प्रणाली अपनाएंगे, क्या तरीका होगा, स्टेप्स क्या होंगे प्रैक्टिकल को पूरा करने के। प्रिकॉशंस, यानी सावधानियां क्या बरतेंगे। सावधानियां होती हैं बेटा जैसे उचित रोशनी का प्रबंध किया जाएगा, गोपनीयता बरती जाएगी, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सभी बातें सावधानियां में आ जाती। और अंत में हम लिखते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन, यानी हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ और उसकी विवेचना कि हमें प्रैक्टिकल करने से पता क्या लगा। तो बेटा ये हेडिंग्स हैं जो आप हर प्रैक्टिकल में यूज करते हो और लिखते हो। ऑल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता के प्रैक्टिकल में भी ये सभी हेडिंग्स लिखी जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो परोपकारिता स्तर का मापन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परोपकार का मीनिंग क्या है। परोपकार राजे एक प्रकार का प्रति सामाजिक व्यवहार है, समाजोन्मुखी व्यवहार है, जिसे हम प्रो सोशल बिहेवियर भी बोल देते हैं। यह एक प्रकार का प्रति सामाजिक व्यवहार है जिससे समाज को फायदा मिलता है। इसमें व्यवहार करने वाला जोखिम या आर्थिक नुकसान उठाकर दूसरों की सहायता करता है। परोपकार का यही मीनिंग है ना, कि जो परोपकार कर रहा है वो किसी न किसी तरह का जोखिम उठाता है या नुकसान सहकर भी वो दूसरों का फायदा करता है, दूसरों की मदद करता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। रेबर तथा रेबर ने 2001 में ऐसा कहा कि परोपकार अपनी तुलना में दूसरों का कल्याण उत्थान है, दूसरों के कल्याण में बढ़ोतरी करना अपने की बजाय, जो दूसरों की सुरक्षा, लाभ
या जीवन में वृद्धि करता है। ये है बेटा परोपकार की परिभाषा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। परोपकार उस व्यवहार को कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी तुलना में दूसरों के कल्याण उत्थान पर ज्यादा फोकस करता है। इससे दूसरे को सुरक्षा मिलती है, लाभ मिल सकता है या उसके जीवन में वृद्धि हो सकती है। परोपकार राजे 4 प्रकार का होता है। पहला है परस्पर परोपकारिता। परस्पर परोपकारिता का मीनिंग है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद इस उम्मीद से करता है कि दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति की मदद करेगा, यानी आपस में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसे कहते हैं परस्पर परोपकारिता। दूसरा एक तरफा परोपकारिता। मान लो एक कोई 8-9 साल का बच्चा नदी में डूब रहा है और एक शख्स जाकर उसकी सहायता करके उसको बचा कर लाता है, तो ये एक तरफा परोपकारिता है। जो बच्चे को बचाने गया है वो ये नहीं सोच रहा कि बच्चा भी उसकी मदद करेगा, बल्कि वो अपने जीवन को जोखिम में डालकर बच्चे की रक्षा कर रहा है, उसे बचा रहा है। ये होता है एक तरफा परोपकारिता। इसमें एक शख्स दूसरे की मदद तो करता है पर बदले में मदद की उम्मीद नहीं रखता। तीसरा है परोपकारिता आक्रमण। जब कोई शख्स किसी पर आक्रमण करता है परोपकारिता के नजरिए से तो उसे कहते हैं परोपकारिता आक्रमण। चौथा परोपकारी आत्मघात। जब कोई व्यक्ति दूसरे के हित के लिए, दूसरे के फायदे के लिए खुद को खत्म कर देता है उसे कहते हैं परोपकारी आत्मघात। परोपकारिता व्यवहार के कुछ निर्धारक हैं, कुछ कारक हैं। ये वो कारक हैं जो परोपकारिता के व्यवहार पर असर डालते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी है परिस्थिति निर्धारक। परिस्थिति निर्धारक वो निर्धारक होते हैं, वो कारक होते हैं जो परिस्थिति में विद्यमान होते हैं, परिस्थिति में छुपे हुए होते हैं। इसमें पहला है संकटकालीन परिस्थिति की स्पष्टता। मीनिंग किसी भी परिस्थिति में अगर क्लैरिटी है, वो स्पष्ट है, तो उसमें देखने वाले ज्यादा मदद करेंगे। और अगर किसी संकटकालीन परिस्थिति में स्पष्टता नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्टता नहीं है उसमें, तो देखने वाले मदद जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। दूसरा दर्शकों की संख्या। अगर किसी भी परिस्थिति में बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं तो हर दर्शक ये सोचता है कि चलो इसकी मदद कोई और कर देगा, मैं क्यों मदद करूं। इसलिए दर्शकों की संख्या ज्यादा होने पर परोपकारिता कम हो जाती है, और जब दर्शक कम होते हैं तो परोपकारिता बढ़ जाती है। ये वाला जो विचार है कि मैं क्यों मदद करूं, कोई और मदद कर देगा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं उत्तरदायित्व विसरण। यानी उत्तरदायित्व बट गया, उत्तरदायित्व का विसरण हो गया। तीसरा है पुरस्कार तथा दंड। किसी भी परिस्थिति में अगर हमें ये लगे कि मदद करने से मुझे किसी ना किसी रूप में भौतिक या अभौतिक पुरस्कार मिल सकता है, वो पुरस्कार एक सिंपल सी खुशी की फीलिंग भी हो सकती है, वो पुरस्कार कुछ मनी भी हो सकता है, वो पुरस्कार प्रतिष्ठा भी हो सकता है, मान सम्मान भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकता है। किसी भी तरह की अगर हमें पुरस्कार की उम्मीद है, चाहे वो हमारे मन से आने वाली सराहना ही क्यों ना हो, तो हम मदद करते हैं। पर अगर हमें ये लगता है कि मदद करने पर हमें दंड मिलेगा तो हम जल्दी जल्दी मदद नहीं करते। समय संदर्भ। किसी भी परिस्थिति में हम तभी दूसरे की मदद करते हैं अगर हमारे पास समय हो। अगर हमारे पास खुद ही समय नहीं है, 2 भी मिनट फालतू के नहीं है, तो हम मदद जल्दी जल्दी नहीं कर पाते। घटना की गंभीरता। अगर घटना बहुत गंभीर है तो व्यक्ति मदद करना चाहता है, और अगर घटना उतनी गंभीर ना हो
तो व्यक्ति मदद नहीं करने के बारे में सोचता। सहायता के लिए चीख पुकार। जब एक व्यक्ति सहायता के लिए चीख पुकार करता है तो आसपास वाले लोग जल्दी उसकी मदद करते हैं, और अगर वो चीख पुकार ना करे पर आसपास के व्यक्तियों को फिर भी किसी तरीके से सूचना मिल जाए कि इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, तो हो सकता है उन्हें घटना गंभीर ना लगे, और जब घटना गंभीर नहीं लगेगी तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। ये बेटा सारी बात संभावना की है। ऐसा नहीं है कि सहायता के लिए चीख पुकार नहीं करोगे तो बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी, मदद मिलेगी, पर संभावना ज्यादा तब है अगर सहायता के लिए चीख पुकार भी की गई होगी। तो ये सारी जो बात आ जाती है ये संभावना पर टिकी हुई बात है। कुछ और निर्धारक देखते हैं परोपकारिता व्यवहार के। इनमें दूसरी कैटेगरी है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक हमारे समाज से जुड़े हुए कारक हैं। इनमें पहला आ जाता है सामाजिक दबाव। किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे ऊपर सामाजिक दबाव हो, जैसे कि इंडिया जैसे देश में हम ये मानते हैं कि छोटे बच्चों की सहायता करनी चाहिए, वृद्ध लोगों की सहायता करनी चाहिए, कोई विकलांग है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, कोई किसी भी वजह से निशक्त है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सारी बात सामाजिक दबाव में आ जाती है कि समाज का जो नजरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो हम मदद करेंगे। पर अगर समाज का कोई दबाव ना हो तो हम मदद नहीं करते, जल्दी जल्दी मदद नहीं करते। इसी में दूसरा आ जाता है पुरस्कार, लागत, परिणाम। कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि अगर मैं मदद करूंगा तो उसका मुझे ही मानो कुछ भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे कई बार हम रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ देखें तो हम मदद करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है वो शख्स ये सोचे कि इसे मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो पुलिस मुझसे ही पूछताछ करने लगेगी। ये वाली भावना की वजह से या इस विचार की वजह से बहुत से लोग सड़क पर हुए एक्सीडेंट को देखकर भी मदद नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लग रहा है कि मदद करने की लागत उन्हें लगेगी, लागत देनी पड़ेगी। इसके विपरीत अगर उन्हें ये लगे कि मदद करने पर हमें किसी भी रूप से पुरस्कार मिलेगा, ये पॉइंट मैं आपको भी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पुरस्कार जरूरी नहीं कि कुछ मनी हो या कुछ प्रतिष्ठा हो या कोई मान सम्मान हो। पुरस्कार हमारे मन से दी गई खुद को सराहना भी हो सकती है। जो किसी की भी मदद करके हमें मन से अच्छा लगता है वो भी एक तरह का पुरस्कार है। तो पुरस्कार की इच्छा से व्यक्ति मदद करता है, परंतु लागत की चिंता से उसकी मदद करने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा है बेटा व्यक्तिगत या आंतरिक कारक। ये वो कारक हैं जो व्यक्ति के अपने अंदर मौजूद होते हैं, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। इनमें पहला जाता है यौन, यानी पुरुष जल्दी जल्दी स्त्रियों की मदद कर देते हैं। लिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये है ये। तो पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की जल्दी मदद करते हैं, बस ऐसा अध्ययनों में पाया गया है कि स्त्री पुरुष की उतनी जल्दी मदद नहीं करेगी। पुरुष पुरुष की मदद उतनी नहीं करेगा जितनी वो स्त्री की जल्दी मदद कर देगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है धार्मिक विश्वास। किसी को भी अगर धर्म में बहुत विश्वास है तो वो इस इच्छा से ज्यादा परोपकार करेगा कि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिले या भगवान उसे आशीर्वाद दे। तो धार्मिक विश्वास परोपकारिता व्यवहार में बढ़ोतरी देता है। इसी कैटेगरी में तीसरा आ जाता है बेटा समानता। एक जाति के लोग अपनी जाति के लोगों की ज्यादा मदद करते हैं। समानता, एक तरह के लोग अपनी तरह के लोगों की ज्यादा मदद करते हैं। कोई व्यक्ति मान लो ये जानता है कि ये मेरे ही देश से है या मेरे ही जिले से है तो वो उसकी जल्दी मदद करेगा। संवेगात्मक स्थिति, संवेग होते हैं हमारी भावनाएं। अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि जिनके संवेग ज्यादा खुशी की तरफ होते हैं, जो ज्यादा खुश रहते हैं वो ज्यादा मदद करते हैं,
और जिनके संवेग ज्यादा नेगेटिव की तरफ होंगे, उदासीनता होगी, वो जल्दी जल्दी मदद नहीं कर पाते। इसी में आखिरी आ जाता है बेटा व्यक्तिगतशील गुण। व्यक्तिगतशील गुणों में किसी भी शख्स के वो वाली क्वालिटीज आ जाती हैं जो उसमें यूनिक है, जो उसमें एक जैसी है तो किसी और में वो अलग होंगी। जैसे स्वीकृति की आवश्यकता। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दूसरों की मदद इसलिए करते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें स्वीकार करें, और स्वीकार किए जाने के लिए मदद करना एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो स्वीकृति की जो आवश्यकता है ये सब लोगों में अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, तो वो इस वजह से मदद जरूरी नहीं कि करेंगे। दूसरा आ जाता है नैतिकता। कुछ लोगों में नैतिक मूल्य इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते हैं, मॉरल वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो दूसरों की मदद करते ही करते हैं। इसी में आ जाता है बेटा कर्तव्य पालन। कुछ लोगों को ऐसी भावना रहती है कि हमारा कर्तव्य है कि जब भी हमें कोई दुविधा में दिखे तो हम उसकी मदद करें। तो इन लोगों में परोपकारिता की भावना या संभावना ज्यादा रहती है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल जब कॉलेज खुलेगा तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में और करवाऊंगी, और तब हम प्रयोज्य पर भी ये वाला प्रैक्टिकल पूरा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।